नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से, और खासकर हमारा फोकस रहता है इस वक्त की जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है उस पर। और आज हमारा फोकस है बांग्लादेश पर और जापान पर। बांग्लादेश में हजारों छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है। वहीं जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने किया टाटा एयरबस C295 प्लांट का उद्घाटन। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान फार्मा, आईटी, साइंस, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और कस्टम में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। जापान में आम चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने गंवाया बहुमत। एलडीपी कोमिटो गठबंधन 215 सीट के साथ जरूरी 233 सीटों से रहा पीछे। पीएम शिगेरू इशिबा ने कहा, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पद पर बने रहेंगे। इजराइल ने पूर्वी और दक्षिणी लेबनान में हमले किए तेज। हिजबुल्लाह के कई आतंकियों और सैन्य ठिकानों को किया तबाह। नेतन्याहू ने कहा, हमास और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष समाप्ति के बाद अरब देशों के साथ शांति समझौते पर बनेगी बात। पांच नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला। ट्रंप ने कहा, अप्रवासियों पर कसेंगे नकेल। कमला हैरिस ने ट्रंप को बताया विभाजनकारी। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग की छात्र शाखा BCL के पीछे पड़ी अंतरिम सरकार। कई छात्र नेताओं को किया गिरफ्तार। कॉलेज कैंपसों में BCL के खिलाफ हिंसा की लहर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हजारों छात्रों पर संकट है वहां पर, और इस साजिश का कौन जिम्मेदार है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि बांग्लादेश में जनता के द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी अस्थिरता बनी हुई है। कई जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली है। इस सब के बीच अंतरिम सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो शेख हसीना की पार्टी से जुड़े छात्र संगठन पर कई तरह के अत्याचार कर रही है। इन छात्रों के साथ शिक्षा संस्थानों में हिंसा भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा का दौर क्या चालू हुआ? पूरे देश का सियासी समीकरण ही बदल गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को जहां अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा, वहीं मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के मनमाने फैसलों ने बांग्लादेश के हजारों छात्रों के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। इस बीच शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग के छात्र अंतरिम सरकार की कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं। BCL के कम से कम 50,000 छात्र कार्यकर्ताओं को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कॉलेज कैंपसों में BCL के खिलाफ हिंसा की लहर दौड़ रही है। वहीं अंतिम सरकार ने BCL पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे आतंकवादी संगठन करार दिया है। अंतरिम सरकार के मुताबिक BCL का देश में पिछले 15 वर्षों से दुराचार का रिकॉर्ड रहा है, जिसमें हिंसा, उत्पीड़न और सरकारी संस्थानों का शोषण शामिल है। वहीं BCL से जुड़े छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। छात्रों के अनुसार वो अभी कुछ समय पहले देश में अधिकार की आवाज थे, लेकिन अब एक भगौड़े की तरह यहां से वहां भाग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि BCL से जुड़े छात्रों के खिलाफ हिंसा की जा रही है और उन्हें कॉलेज छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है।
इससे पहले राजशाही यूनिवर्सिटी की बीसीएल नेता शहरीन अरियाना को गिरफ्तार किया गया। उनके परिवार वालों ने बताया कि शहरीन के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए गए हैं। फाइनल परीक्षा में बैठने के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसी दिन बीसीएल के एक और नेता सैकत रायहान को भी गिरफ्तार किया गया था। अवामी लीग के छात्रों के खिलाफ हिंसा की लहर पूरे कैंपस में दौड़ गई। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जियाउल अहसन, 10 पूर्व मंत्री और देश की पूर्व पीएम शेख हसीना के 2 सलाहकारों समेत 20 लोगों को समन भेजा है। इन सभी लोगों को कथित नरसंहार के संबंध में अगले महीने पेश होने का निर्देश दिया गया है। तो बांग्लादेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में ये स्थिति तब उपजी थी जब वहाँ पर नौकरियों में आरक्षण को लेकर के वहाँ पर छात्र भड़क उठे थे और उसके बाद वहाँ की जो प्रधानमंत्री उस वक्त थी शेख हसीना, उनको देश छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा बांग्लादेश से और उसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार के गठन के बाद ये माना जा रहा था कि बांग्लादेश में स्थिरता आएगी, वहाँ पर शांति रहेगी, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की स्थिरता अभी देखी नहीं जा रही है, वहाँ पर किसी तरह की शांति भी वहाँ पर नहीं है। और जो ये नई खबर आई है ये काफ़ी चिंता पैदा करने वाली है क्योंकि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग और उसका जो छात्र संगठन है उस पार्टी से जुड़ा हुआ, उससे हज़ारों छात्र वहाँ पर जुड़े हुए हैं और मोटा मोटी अगर हम आपको बताएं तो करीब 50,000 के करीब वहाँ पर छात्र जुड़े हुए हैं इस पार्टी से। और अब ये बताया जा रहा है कि इस जो छात्र संगठन है उसको वहाँ पर आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया गया है और इस छात्र संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वहाँ पर जो छात्र हैं उनके खिलाफ हिंसा भी वहाँ पर हो रही है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के और विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, ये माना जा रहा था कि वहाँ पर जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया उसके बाद वहाँ पर स्थिरता आएगी, शांति आएगी, लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं वहाँ पर एक अलग तरह की हिंसा वहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो अभी जो सरकार है, अंतरिम सरकार है, इसके पास ना तो कोई संवैधानिक अधिकार है और ना ही कोई संवैधानिक आधार है, ना ही जनाधार है। एक हुजूम सा आया जिसके अंतर्गत सरकार बदल दी गई। ना इसके पास कोई वैधानिक अधिकार हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों को वास्तविकता से लोग आगाह परिचित होते जा रहे हैं। जो आर्थिक स्थिति है बांग्लादेश की वो खराब होती जा रही है, कानून व्यवस्था वैसे ही बिगड़ी हुई है, जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग और उसकी जो छात्र संगठन थे उसको इन्होंने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ केस फाइल किया गया है। तो जब इस तरीके की हरकतें होती हैं तो क्या होता है कि सरकार की जो लेजिटिमेसी है वो दिन प्रतिदिन खत्म होती चली जाती है और हम उसी का वो देख रहे हैं नजरिया कि आज जो है एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। और जो अभी जो अंतरिम सरकार है ना तो वो चुनाव कराने में इंटरेस्टेड है, ना ही कोई राजनीतिक गतिविधियां शुरू करवाने में उसका कोई इंटरेस्ट लग रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वही सत्ता पर काबिज रहें और 3 से लेके 5 साल 10 साल तक वही शासन करते रहें, एक निरंकुश शासक की तरह। और इसके कारण जो है जनाधार है नहीं और धीरे धीरे जो है लोग जो है इससे असंतुष्ट होते जा रहे हैं। और इस माहौल में जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं बांग्लादेश के अंदर वो धीरे धीरे जो है सत्ता पर काबिज होती जा रही है। आलोक जी, इस सब के बीच जो ये चल रहा है कि आप एक छात्र संगठन जो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसी कारण से आप उसको प्रतिबंधित घोषित कर देते हैं और बयान तो इस तरह के आ रहे हैं कि ये जो छात्र संगठन है ये आतंकवादी छात्र संगठन है। और साथ ही साथ अभी वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो छात्र कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया है वो एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर जा रहे थे और जिन कॉलेजों में ये इस छात्र संगठन से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना सही मानते हैं इसको? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो कट्टरपंथी संगठन थे, इस्लामिक छात्र शिविर वगैरह, जिनको जो पहले प्रतिबंधित थे और जिनके सदस्य कई बार आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थे, उनको तो आपने खुलेआम छूट दे दी है। और जो देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन था उसको आप प्रतिबंधित कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आप डर रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर आवामी लीग और उसके छात्र संगठनों जो है अगर पुनः सक्रिय हो गए तो जो जनाधार उनके पास है उसके बलबूते पर वह इस असंवैधानिक जनाधार रहित जो अभी अंतरिम सरकार है इसको हटाने की चेष्टा कर सकते हैं। आलोक जी, इस सब के बीच जो वहाँ की राजनीति रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अंतरिम सरकार से ये आशा की जा रही थी कि अंतरिम सरकार बिल्कुल तटस्थ होगी, लेकिन ये जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसमें जो बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है उनसे जुड़े हुए जो छात्र संगठन वहाँ पर हैं, ये सब लोग काफ़ी एक्टिव वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या तटस्थ मानते हैं अंतरिम सरकार को आप? देखिए, अंतरिम सरकार का तो जो कॉम्पोजिशन है उसको देख के ही कोई ट्रस्ट नहीं मान सकता, क्योंकि इसमें जो है कट्टरपंथी संगठनों के लोग हैं। इसकी जो संरचना की गई थी वही अमेरिकी दूतावास के अंदर की गई थी। इसमें सेना के समर्थन के भी सिर्फ एक या दो ही लोग हैं। तो जिस तरीके की संरचना थी उसके बाद इसको तटस्थ मानना तो असंभव है किसी के लिए। और धीरे धीरे बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की है वो भी इस अंतरिम सरकार से असंतुष्ट चल रही है, क्योंकि ये अंतरिम सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, जबकि जो बीएनपी है वो चाहती है कि इस वक्त चुनाव हो, क्योंकि उनको लगता है कि आवामी लीग की अनुपस्थिति में वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अंतरिम सरकार चाहती है कि वही सत्ता पे काबिज रहे और वो कोई चुनाव कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बीएनपी भी अपने आप को सत्ता से दूर कर रही है। लेकिन इन सब का जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है वो जमाते इस्लामी और उससे जुड़े हुए छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर का हो रहा है, और वही लोग जो है इस वक्त सबसे ज्यादा आतंक की घटनाओं में संलग्न है। आलोक जी, आपने जो बात कही इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसमें कट्टरपंथ कितना वहाँ पर मजबूत हो रहा है, और जब कट्टरपंथ मजबूत होता है तो न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि वो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। देखिए, कट्टरपंथ इस दौरान कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। जो कट्टरपंथी शक्तियां शेख हसीना के शासनकाल में दबी हुई थी या छुपी हुई थी वो सब बाहर आ गई हैं, और शासन के विभिन्न अंगों पर वो धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा रही हैं। और अगर समय रहते इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया तो कुछ समय बाद ये अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा कि उनको हटाया जा सके। और ये सिर्फ बांग्लादेश और भारत के लिए नहीं, पूरे इस क्षेत्र के लिए, पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन सकता है कि बांग्लादेश अगर एक कट्टरपंथी शक्तियों का गढ़ बन गया तो यहां से जो आतंक और आतंकी गतिविधियां हैं वो सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी भेजी जाएंगी। आलोक जी, अंतिम सवाल है और संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि जापान पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। अंतिम सवाल यह है कि वहाँ पर चुनाव होने काफ़ी ज़रूरी हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कितनी बड़ी भूमिका हो जाती है कि वहाँ पर चुनाव करवाए और चुनाव के लिए अंतरिम सरकार पर दबाव बनाए? बहुत बड़ी भूमिका होती है, पर दुर्भाग्य से इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई भी इस तरीके का दबाव नहीं बना रहा है, जबकि होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना आवश्यकता है, वहां पे एक चुनाव होने चाहिए। एक संसद जो अभी चुनकर आई थी वो अभी भंग कर दी गई है, क्या स्थिति है उसकी स्थिति पे भी पशोपश है। अभी तो एक्चुअली कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई त्यागपत्र दिया है, वो पूरी तरह से चुनी हुई है। तो ये जो सरकार जो आज ढाका में हुकूमत कर रही है इसके पास कोई संवैधानिक वैधता नहीं है, इसके पास कोई कानूनी वैधता नहीं है, और जनाधार का तो अभाव है ही है। तो ऐसी सरकार को सरकार मानना ही मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर इसको कोई वैधता देना भी चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा ये कहना चाहिए कि आप तुरंत चुनाव कराएं, पर इस तरीके का कोई भी दबाव इस सरकार के ऊपर बनाया नहीं जा रहा है जिसको बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जापान पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि जापान में लंबे समय से एक पार्टी जो सत्ता में थी वो अल्पमत में आ गई है निचले सदन के चुनाव में। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जापान की बात करते हैं। जापान में राजनीतिक संकट काफी गहरा गया है। निचले सदन के लिए हुए चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी LDP और उसकी सहयोगी कोमिटो ने बहुमत खो दिया है। 2009 के बाद यह पहली बार है जब LDP ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया है। इन परिणामों के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जापान के निचले सदन के लिए हुए चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP को पशुपेश में डाल दिया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के नेतृत्व में पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक गई है। दरअसल जापान में LDP और उसके सहयोगी कोमिटो ने आम चुनाव में हार के बाद निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया है। LDP और कोमिटो को संसद के शक्तिशाली सदन में 465 सीटों में से कुल 215 सीटें मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 233 सीटों से कम है। चुनाव में LDP ने अकेले 191 सीटें जीती, जो कि चुनाव से पहले उसकी 247 सीटों से बहुत कम है, जबकि कोमिटो को 24 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी 148 सीटों पर पहुंच गई है, जो चुनाव से पहले 98 सीटों तक सीमित थी। चुनाव नतीजों के बाद जापानी PM शिगेरू इशिबा ने कहा कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए हैं। हालांकि इशिबा ने कहा कि वे पद पर बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वे किसी और दल को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। यह बहुत खेदजनक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। भविष्य में हम किस तरह के सरकारी ढांचे पर विचार करेंगे, इस संबंध में इस समय हम एक नए गठबंधन की कल्पना नहीं कर रहे हैं। 2009 के बाद ये पहली बार है जब LDP ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया है। पार्टी 1955 से लगभग लगातार जापान में सरकार का नेतृत्व करती रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बहुमत हासिल नहीं करने के पीछे LDP नेताओं का कई घोटाले में घिरा होना है। इस साल की शुरुआत में LDP की अप्रूवल रेटिंग 20% से कम हो गई थी। पार्टी के सांसदों पर राजनीतिक चंदे का पैसा हड़पने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा होने के बाद पूर्व PM किशिदा ने कई कैबिनेट मंत्रियों और अन्य लोगों को पद से हटा दिया था। बाद में फूमियो किशिदा को भी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि नतीजों से साफ है कि जनता का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। इस बीच बहुमत खोने के कारण प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए किसी तीसरे दल की तलाश करनी होगी। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। आलोक जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो कुछ जापान में वहां पर घटनाक्रम हुआ है इस निचले सदन के चुनाव के बाद? देखिए, पहली चीज तो ये दिख रही है कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि काफी अलोकप्रिय हो गई थी प्रधानमंत्री किशिदा के कई स्कैंडलों के बाद, और बाद में जब नए प्रधानमंत्री आए उनके बाद भी जो पॉपुलैरिटी है वो नहीं सुधर पाई। दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके जो लीडर हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और उसका असर हम अब देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को सरकार बनानी है तो उन्हें कुछ अन्य एलाइज की आवश्यकता पड़ेगी, और वो मुझे अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी जो इनका रूलिंग कोलिशन है उसके पास सिर्फ 215 सीटें हैं, जबकि अपोजिशन के पास 250 है। लेकिन अपोजिशन जो है होमोजेनस नहीं है। अपोजिशन जो है वामपंथी दलों से, कम्युनिस्टों से लेके दक्षिणपंथी दलों तक है। तो उनका एक साथ आना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है।
तो ऐसे हालात में हो सकता है कि एक अल्पमत की सरकार मिले, जिसे कोई सरकार पार्टी बाहर से समर्थन दे, चाहे वो एलडीपी बनाए या अपोजिशन बनाए। इसको किसी ना किसी पार्टी का बाहर से समर्थन मिलना अवश्यम भाई है किसी सरकार बनाने के लिए। और इसका असर ये होगा कि जो भी अब सरकार बनेंगी वो ज्यादा स्टेबल सरकारें नहीं होंगी, स्थिर सरकारें नहीं होंगी, और अस्थिरता का माहौल रहेगा। और इसी का हम असर देख रहे हैं कि येन जो है, जो जापानीज करेंसी है, वो काफी गिर रही है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, क्योंकि एक चिंता का माहौल है। आलोक जी, कारण इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से एलडीपी के नेता लगातार भ्रष्टाचार में घिरे हुए थे, कई सारी वित्तीय अनियमितताओं की वहाँ पर बात आई थी, उसके बाद फूमियो किशिदा ने पद छोड़ा, इशिबा वहाँ पर प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है आपको कि मेकअप नहीं कर पाए इसको? देखिए, किशिदा के दौरान प्रधानमंत्री किशिदा की अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे आ गई थी, क्योंकि पहले तो शिंजो आबे की हत्या हुई उनके शासनकाल के अंतर्गत, और फिर उसके बाद जो स्लश फंड का वो आया, जिसमें कि पता चला कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता लोग जो थे इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और नए नेता आए, और जिन्होंने समय से पहले इलेक्शन कराने की कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि जनता जो है एलडीपी को अभी तक माफ करने की स्थिति में नहीं आई है, और उसका हम असर देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो पूर्व प्रधानमंत्री नोडा थे, उनकी पार्टी को इस बार अच्छा समर्थन मिला है। आलोक जी, इशिबा कहते हैं कि वो पद पर बने रहेंगे, और ऐसे हालात में अगर हम देखें तो जो वहाँ की जो संसदीय प्रणाली है, उसमें जो निचला सदन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ताकतवर होता है। तो क्या कुछ आगे होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री कोशिश करें कि कोई अन्य पार्टी जो है उनको बाहर से समर्थन दे दे, लेकिन ऐसे में सरकार चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं जो अपनी नीतियों पे काम करती हैं, इनकी जो सरकार है वो अपनी नीतियों पे काम करती है, और इसमें फर्क चलता रहेगा, और इसमें एक अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। तो अगले आने वाले कुछ समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोल्ड डिसीजन जो है जापान ले पाएगा। साथ ही साथ एलडीपी के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने खराब रिजल्ट के बाद का पद पर बना रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए इशिबा के ऊपर अब जो है दबाव पड़ने लगेगा। तो मुझे लगता है कि अब जापान के अंदर एक ओवरऑल अस्थिरता का माहौल हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन दो महत्वपूर्ण खबरों पर हमारे दर्शकों को कई सारे तथ्य बताने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में। आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली की। रैली में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को कट्टरपंथी वामपंथी मार्क्सवादी कहा। वहीं कमला की टीम ने रैली को विभाजनकारी और अपमानजनक बताया। जॉर्जिया में हुए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ रूस समर्थक पार्टी जॉर्जियाई ड्रीम के जीत के बाद पश्चिमी देशों ने नतीजों के जांच की मांग की है और जॉर्जियाई राष्ट्रपति सैलोम जोराबिचविली ने संसदीय चुनाव के नतीजों का विरोध करने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। इजरायल ने सोमवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के एक खुफिया ठिकाने को तबाह कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायली बस्ती पर हमले का दावा किया है। मिस्र ने गाजा में 2 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत हमास के 4 इजरायली बंधकों के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और उसके आसपास के क्षेत्रों में की गई बमबारी में 5 बच्चों सहित कम से कम 21 लोग घायल हो गए। चीन ने जनसंख्या वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने बेहतर मातृत्व बीमा, मातृत्व अवकाश, बच्चों के लिए सब्सिडी और स्थानीय सरकारों से चाइल्ड केयर केंद्रों के लिए बजट बनाने का आग्रह किया है। रविवार को बुल्गारिया में हुए संसदीय चुनाव में बुल्गारिया की केंद्र दक्षिणपंथी GERB पार्टी को सबसे ज्यादा 26.08% वोट मिले, लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वार्षिक ग्रीन हाउस बुलेटिन में बताया कि 2023 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ है। 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड 2.3 ppm रही, जबकि 2022 में ये 2 ppm थी।